सभी को नमस्कार। ऑल कुर्ला कमेटी की तरफ से जो आज का सेशन का आयोजन किया गया है, अखिल भाई मेरे पास आए थे और जो अपने सब नौजवान जो युवा है उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार और इसके अलावा बीएमसी में जो अलग अलग विषय होते हैं, पुलिस में अलग अलग विषय होते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत में जिस तरह से सूचना का अधिकार का कानून हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहले 2002 में लागू किया गया, लेकिन उस कानून में कुछ खामियां थी। सूचना मिलने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो 2002 में हमें सूचना क्यों चाहिए, क्योंकि हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे, मुख्यमंत्री से सवाल पूछते थे, तो उसके लिए तभी क्या था कि सूचना को क्यों चाहिए, वो कारण देने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सूचना क्यों चाहिए इसका कारण जो एक देना हमें आवश्यकता पहले उसे डिलीट किया। इसके वजह से आज 2005 से लेकर 2021 का जो वर्ष चल रहा है, तो हमें कोई अथॉरिटी, कोई राजनेता, कोई भी ऑफिसर ये नहीं पूछ सकता कि आप सूचना लेके क्या करेंगे। इसके पहले कारण लोग पूछते थे, तो उसके लिए लोगों में डर बनता था कि अगर हम सूचना मांगने जाएंगे तो हमको पूछेंगे सूचना लेके आप क्या करोगे, ये आपको क्यों आवश्यक है। जबकि सूचना साफ मतलब एकदम आम थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका प्रयोजन हमें देना पड़ता था। उसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 2005 में जब इसे केंद्रीय कानून बनाया गया, क्योंकि अभी जो हमारा कानून है पहले महाराष्ट्र तक सीमित था 2002 से 2005 तक। अब ये कानून पूरे देश में लागू किया गया, मतलब महाराष्ट्र में आप सूचना पूछ सकते हो, गुजरात में पूछ सकते हो, मध्य प्रदेश में पूछ सकते हो, यूपी में पूछ सकते हो। इस तरह से पूरे देश में कानून को लागू किया गया। इसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जब हम महाराष्ट्र में जैसे मुंबई पुलिस, मुंबई महानगर पालिका या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को जब हम आरटीआई करते हैं, तो हमें जो फीस के तौर पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टैम्प लगाना पड़ता है, जो आपको आसानी से किसी भी नोटरी के पास मिलता है या कोर्ट में भी मिल सकता है। उसके अलावा 10 रुपए आप नगद भी भर सकते हो जो फीस होती है। उसके अलावा 10 रुपए का आप बैंक का चेक भी दे सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप एप्लीकेशन बनाओ और उस पर 10 रुपए का कोर्ट फीस स्टैम्प आप उसको चिपका के उसे हम उस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। ये वो हमारे राज्य का मामला। जब हमें केंद्र में एप्लीकेशन करना पड़ता है तो हमें 10 रुपए का स्टैम्प की जरूरत नहीं है। वहां पर हमको इंडियन पोस्टल ऑर्डर, उसे हम कहते हैं कि आईपीओ, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको 10 रुपए का आईपीओ मिल सकता है। ये हम बता रहे हैं आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं। तो 10 रुपए का आईपीओ आप लगा सकते हो, 10 रुपए आप नकद भी जाके उस डिपार्टमेंट को भर सकते हो, 10 रुपए का चेक भी भर सकते हो। तो राज्य में सूचना मांगने का तरीका अलग है, एप्लीकेशन सेम होता है, मेथड सेम है, लेकिन जो फीस जो ली जाती है वो राज्य में 10 रुपया कोर्ट फीस स्टैम्प के तौर पर ली जाती है। और जो केंद्रीय जो अलग अलग संस्थान होते हैं, जैसे पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, किसी भी प्रधानमंत्री कार्यालय के इसमें, तो वहां पर आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है, जिससे आपको आसानी से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये वो ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन, क्योंकि आज हमारे देश में हर एक के पास मोबाइल है, घर में कंप्यूटर है, लोग लैपटॉप लेके घूमते हैं। अगर आपको लगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, तो केंद्र सरकार ने जो आरटीआई करके एक साइट उन्होंने ओपन की है, आप उस साइट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है। आपका नाम, एड्रेस, आपका ईमेल जनरेट होता है और उसके बाद आप उस पोर्टल पर चाहे उतने एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आपको ना लिखने की जरूरत है, ना जेरॉक्स कॉपी निकालने की जरूरत है। ऑनलाइन पे जो एप्लीकेशन बनता है वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को चला जाता है और आपको 10 रुपए की जो फीस होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम या कोई भी आपका जरिया हो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप 10 रुपया भर सकते हो। उसके दो फायदे हैं कि आप एप्लीकेशन करेंगे तो अपना एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट को चला जाता है विदिन 24 आवर्स और रिप्लाई भी उसी पोर्टल पर आता है। और आपको पोर्टल आपका खुद का होता है, आपका अकाउंट खोला जाता है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो 10 साल के बाद वो पोर्टल पर आपने किसको एप्लीकेशन किया, क्या रिप्लाई आया, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने क्लिक किया, तुरंत उसकी कॉपी बनाई, लोगों को मेल कर दी, तो आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन होता है। जैसा अभी मैं लेके घूम रहा हूँ तो जेरॉक्स कॉपी निकालेंगे, उसे फाइल बनाएंगे, फाइल खराब भी हो सकती है। लेकिन ये ऑनलाइन का जो जमाना है, उसमें जो केंद्र सरकार ने खासकर जो पोर्टल बनाया है वो डायरेक्टली आपका खुद का होता है, आपका अकाउंट खुलता है और हर चीज आपकी उधर मेंटेन होती है कि आपने एक साल में कितने एप्लीकेशन किए,
कितने अपने अपील दायर किए, कितने अपने एप्लीकेशन पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है, पूरा डाटा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कई सारे लोग अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं। स्टेट में अगर आपको ऑनलाइन करना है तो उसमें भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरटीआई महाराष्ट्र करके अपने पोर्टल बनाया है, लेकिन वहां पर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। वो आपके पास होगा क्योंकि आपका रजिस्टर नंबर जनरेट होगा, आपका वो पासवर्ड होगा, तो आपको हर बार खोलना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना है, आपको समय नहीं है, आप अपने ऑफिस से काम से घर से भी मोबाइल से भी आरटीआई एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों का ऑप्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी और इंग्लिश का उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। कई सारे लोगों को इंग्लिश आती नहीं तो आप हिंदी में भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर भी 10 रुपये आपको उसी माध्यम से भरना पड़ता है। तो ऑनलाइन का ये तरीका है। ऑफलाइन में आप डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हो, या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, कुरियर से भेज सकते हो। ये स्टेट का हुआ। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको आरटीआई एप्लीकेशन ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं, तो आपने एप्लीकेशन बनाया, 10 रुपये का आईपीओ उसको अटैच किया, तो अभी आप क्या करेंगे? कोई बता सकता है? अगर आपको दिल्ली अगर एप्लीकेशन भेजना है तो आप क्या करेंगे? उसे कैसे भेजेंगे? कुरियर से। हाँ, कुरियर को कितने पैसे लगते हैं? 40 से 50 रुपये। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ये भी सुविधा फ्री ऑफ चार्ज दी है। आप कुर्ला पोस्ट ऑफिस जाइए, दादर पोस्ट ऑफिस जाइए, जीपीओ जाइए, आपको एप्लीकेशन बनाना है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का डिटेल्स कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, 10 रुपये का आईपीओ लगाना है, एक जेरॉक्स कॉपी निकाल कर जाके पोस्ट मास्टर को देनी है कि हमको एप्लीकेशन दिल्ली भेजना है। आपको इन्वेलप की जरूरत नहीं, कोई फीस की जरूरत नहीं। पोस्ट ऑफिस वाला चेक करेगा, हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एप्लीकेशन नहीं देते। वो देखता है और उसको टाइम भर के आपको देगा, और 4 दिन के बाद आपको घर में कॉपी आएगी कि हमने आपको एप्लीकेशन वो डिपार्टमेंट को भेज दिया है। यानी आपकी तो 40 रुपये कुरियर के, 50 रुपये कुरियर के आप बचा सकते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी है, लेकिन ये कुरियर की सेवा जो फ्री ऑफ चार्ज की सेवा स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है। यदि आपको कभी भी रेलवे का इश्यू हो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यू हो, कोई भी मैटर हो, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके निःशुल्क उस एप्लीकेशन को देंगे, तो बिना कोई पैसे आपका एप्लीकेशन वो अपने पैसे से उस डिपार्टमेंट को भेजेगा और उसकी कॉपी आपको देंगे। यानी आपको खर्चा कितना है एप्लीकेशन का? सिर्फ 10 रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसके पहले हमें 50 रुपया खर्चा करना पड़ता था कुरियर में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, सूचना देना हमारा काम है, तो उन्हें पैसे क्यों ले कुरियर का? तो सरकार ने एक स्कीम लोगों ने बनाई है, इसका अपने को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। ये हुआ, 1-2 चीज़ें बताई किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे भेजना है। अभी सूचना का अधिकार मतलब क्या? क्योंकि देखो कि लोग क्या करते हैं, आरटीआई मतलब उनको लगता है कि अगर मेरा कोई घर किसी ने तोड़ दिया, म्यूनसिपलिटी ने, अगर मैंने आरटीआई की तो मुझे घर मिलेगा, ऐसा नहीं है। कभी किसी का कोई प्रोजेक्ट में घर जा रहे हैं SRA में, उनको लगता है कि मैंने आरटीआई किया तो हमको घर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आरटीआई मतलब आपको सूचना मिलेगी कि मेरा जो घर आपने डेमोलिशन किया है, एक करने के पीछे जो आपको ऑर्डर मिला है उसकी कॉपी दे, आपकी इसने परमिशन ली है क्या, उसकी कॉपी दी, ये आपको जानकारी मिलेगी। कई बार होता है ना कि बिल्डरों ने जबरदस्ती घर तोड़ दिए, हमें घर से बेघर कर दिया। ये आपको जानने के लिए कि मेरा जो घर तोड़ा गया है वो क्यों तोड़ा गया, किस आधार पर तोड़ा गया, और इस हमें आगे क्या मिलने वाला है। तो सूचना आपको सिर्फ लेनी है, आपको शिकायत नहीं करनी है। सबसे पहले आप जानिए कि आरटीआई मतलब कोई शिकायत केंद्र नहीं है। लोग क्या करते हैं कि 50 पन्ने का लेटर लिखते आरटीआई, आपको 3-4 शब्दों में ही, मतलब मेरा जो घर फला फला जगह पर था, मुंबई महानगर पालिका ने या SRA ने जो तोड़ा है, ये तोड़ने के पहले आपने पुलिस के लिए के पास सुरक्षा मांगी थी क्या, उसकी आपको कॉपी दे। आपको सवाल भी नहीं पूछना है, मेरा जो घर तोड़ा गया है, ये तोड़ने के पीछे हमारा घर परिशिष्ट 2 में था, इसके बावजूद भी तोड़ा गया है, तो इसको लेकर माननीय जिलाधिकारी, माननीय कमिश्नर, माननीय स्वयं उन्हें कोई ऑर्डर निकला तो उसकी कॉपी दे। तो अगर 2 कॉपी आपको मिलती है तो आपको समझ सकते हैं कि ये कार्रवाई जो की है सही है। अगर नहीं देते तो समझते हैं कि कार्रवाई गलत है। तो वो जब आपको इस तरह का जवाब मिलता है तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि आरटीआई का जवाब मिलने के बाद आप जो घर में रख के कुछ काम नहीं होगा, तो उस आरटीआई को सबूत बना सकते हैं कि हमें महानगर पालिका ने जवाब दिया है, हमें SRA ने जवाब दिया है, हमें पुलिस ने जवाब दिया है कि हमारे पर जो एक्शन हुई इलीगल है। तो आप उसको अथॉरिटी को लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हुआ, आरटीआई में हमने दस्तावेज मांगे थे तो उसमें प्रूफ हुआ है कि ये चीज जो हुई है गलत हुई है, तो इस पर आप कार्रवाई कीजिए और हमको मुआवजा दीजिए।
तो ये आरटीआई आपको एक आधार बन देता है कि आपकी चीज को सरकार के पास सबूत के तौर पर पेश करने के लिए, अपनी जो न्याय के लिए अपन जब भागते हैं तो हमें शब्दों से काम नहीं चलता है, अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए, दस्तावेज चाहिए। तो आरटीआई ये जरिया है कि आप पर जो अन्याय हुआ है, जो गलत हो रहा है, तो उसकी चीजों को लेकर आप डॉक्यूमेंट मांग कर फिर उसकी कंप्लेंट करेंगे। तो उस कंप्लेंट को क्यों मानते हैं? क्योंकि आरटीआई ने आपको जवाब सरकार ने दिया है, एक बात। दूसरी बात की, जैसा मैं आपको और एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारी मिठी नदी का डेवलपमेंट चल रहा है 15 सालों से। आपको लगा कि मिठी नदी का काम बराबर नहीं चल रहा है, साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मिठी नदी का प्राधिकरण कौन है। ये महानगर पालिका कर रही है, एमएमआरडी कर रही है, या कोई अन्य संस्था कर रही है। सबसे पहले आरटीआई डालने के पहले अपने को समझ होनी चाहिए कि मेरा जो शिकायत है, जो मेरी जो कुतूहलता है, जो मेरे जो सवाल है, वो किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं मालूम होगा, समझा मुंबई महापालिका का विषय है, आपने प्रधानमंत्री को आरटीआई डाल दी, वो आरटीआई आएगी उधर तक, लेकिन घूमते घूमते 6 महीने लग जाएंगे, तो आपको समय लगता है। तो आपको पहले समझना चाहिए कि मेरा आरटीआई, मेरा जो सवाल है एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट में है, इसका अधिकारी कौन है और वो कहाँ पर बैठता है। तो उससे क्या होता है कि आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको नहीं पता है तो एप्लीकेशन घूमते 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 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना लगता है। तो उसके लिए तो मिठी नदी का मामला है। अभी मिठी नदी फिलहाल महानगर पालिका के पास है। तो महानगर पालिका के किस डिपार्टमेंट में है? क्योंकि महानगर पालिका में 64 डिपार्टमेंट है। कितने? तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि ये वार्ड ऑफिस के अंदर में आता है या सेंट्रल एजेंसी के अंडर में आता है। तो ये आता है सेंट्रल एजेंसी के अंडर में। सेंट्रल एजेंसी में किसके अंडर में आता है? उसमें रोड विभाग अलग है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो मिठी नदी आती है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज डिपार्टमेंट में। तो हमें नेट पर जाके, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी ने अच्छा किया है कि अपने पोर्टल पर सभी इंफॉर्मेशन अधिकारियों के नाम, पता, ईमेल आईडी डाले हुए। आपको थोड़ा स्टडी करना है तो आपको मालूम पड़ा कि मिठी नदी ये ईस्टर्न सबब में आती है। तो आपको नेट पर जाके चेक करना है कि ईस्टर्न सबब का अधिकारी कहाँ बैठता है। तो मालूम पड़ा कि बैठते हैं पंतनगर। तो आपको एप्लीकेशन उनके नाम से बनाना है। उसकी जो एप्लीकेशन के फॉर्म में भी आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, उसमें फॉर्मेट है, जल सूचना अधिकारी, नीचे उसका नाम, पर्जन्य जलवाहिनी या स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, MCGM, सो एंड सो उसका एड्रेस डाल देना चाहिए आपको। नीचे आएगा एप्लीकेंट नेम, आपका पूरा नाम, जो भी आपका मतलब पूरा नाम, मतलब सर मेरा नाम अनिल गलगली, लोग बोलते हैं मेरा नाम है अनिल वेदव्यास गलगली। आपको पूरा नाम डालना है नियम के अनुसार, पूरा नाम डालना है, पिताजी का भी नाम, जो भी नाम होगा तो उस पर आपको डालना है। फिर सेकंड कॉलम आता है कि पूरा पता, कि जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो उसके लिए आपको पते की जरूरत है। तो आपको पूरा पता विद पिन कोड, और नीचे ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर। कभी कोई दिक्कत होगी तो सामने वाला अधिकारी आपको फोन करता है, या कई बार लोग ईमेल करके आपको जानकारी दे देते, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड कॉलम आता है कि आवश्यक सूचना का विवरण, ये कॉलम है, उसके अंदर 3 सब कॉलम है। आवश्यक सूचना का विवरण अंडरलाइन करने के बाद आता है 1 में आता है सूचना का विषय। तो आप लिख के लीजिए सब लोग अभी, सूचना का विषय कैसा होना चाहिए, लेकिन आपको पता था, फॉर्मेट तो सब वही है, लेकिन सूचना का विषय बाद में जिनके पास नहीं हो उनको शेयर कर लीजिए। मैं वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक बार आप कर दोगे ना तो आपको मेरी वापस आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ होगा तो फिर आपको बैठेंगे। तो पहला आपको लिखना है, जैसा फॉर्मेट में तो है, सूचना का विषय 1 नंबर, डैश कीजिए उसको, अभी लिखिए मिठी नदी, हाँ लिखो। अभी आपको मैं अलग अलग विषय देता हूँ, मिठी नदी का कीजिए, एक आदमी मिठी नदी डाले, दूसरा अलग डाले, तो अपने 10 विषय अपने पास आ जाएंगे, है ना। मिठी नदी की सफाई को लेकर MMRD वो मनपा ने किया हुआ काम, ये हुआ का विषय, MMRD और मनपा, मतलब BMC बोलते मनपा द्वारा किया गया काम। नीचे आ गया सेकेंड कॉलम 2, ये हो गया 1, है ना। अभी उसमें होता है कि सूचना का कालावधि, जो मतलब आपको सूचना कब की जाए, सूचना का कार्यकाल लिखिए, सूचना का कार्यकाल, उसको अंडरलाइन कीजिए डैश, 26 जुलाई 2005 से लेकर अब तक, क्योंकि 26 जुलाई की बात में आई थी,
उसके बाद ये काम चालू हो गया है ना, 26 जुलाई 2005 से लेकर अब तक। और तीसरा आ गया अपना सॉरी कॉलम है सूचना का ब्यौरा, सूचना का विवरण। ब्यौरा, और इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में बताना इसलिए सूचना का ब्यौरा। सूचना डिटेल। हाँ इसका ब्यौरा डैश कीजिए उसको। अब उसमें लिखिए 26 जुलाई 2005 से लेकर अब तक मिट्टी नदी की सफाई को लेकर, कंटिन्यू ना। हाँ लिखो ना, मैं आपको एप्लीकेशन ही बना के देता हूँ, तो सब टाइप करके कल एक एमएम डाले, कोई दूसरा डाले, अलग मिठी नदी के की सफाई को लेकर MMRDA एवं महानगर पालिका द्वारा किए गए कुल खर्च की जानकारी दे, है ना। एक हो गया एक नंबर, उसमें द्वारा किए गए कुल खर्च की, कुल टोटल्स ना, खर्च की जानकारी दे। नंबर 2 उसी में आएगा, कोई कॉलम के अंडर में मिट्टी नदी का सुशोभीकरण के तहत, मिट्टी नदी का सुशोभीकरण जो उसका ब्यूटिफिकेशन होने वाला था ना, के तहत कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, कौन से काम करने का प्रस्ताव था, कौन कौन से काम करने का प्रस्ताव था, उसकी जानकारी देते हुए, उसकी जानकारी देते हुए काम का स्वरूप, स्वरूप कौमा मौजूदा स्थिति कौमा स्थिति, सिचुएशन बोलते हैं ना इंग्लिश में, कौमा कितना काम पूर्ण हुआ और कितना काम बाकी है, इसकी जानकारी दे। सिंपल में ये वो अपने मिट्टी नदी का एप्लीकेशन, तो कोई तो एक आदमी मिट्टी नदी का एप्लीकेशन कब कर देवे, एक MMRDA को करे और एक म्युनिसिपालिटी को करे, है ना। ये बहुत सरल है, जो उनके रिकॉर्ड पर सूचना है, कोई आपको सवाल नहीं पूछना है कि फला फला ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, सवाल पूछो, सवाल का जवाब दो, नहीं देते। जो उनके रिकॉर्ड में जानकारी है, सर के खर्चे की जानकारी, MMRDA ने किया हो मिट्टी नदी खर्चे की जानकारी, और मैदान में इंडोचेन का सर्वे की, तो उसकी डॉक्यूमेंट उनके पास होता है। जो डॉक्यूमेंट होगा, जो उनके रिकॉर्ड पर होगा, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि फला फला ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या करने वाले हो, तो ऐसे जवाब RTI में नहीं मिलते। तो आपको हर टाइम RTI में सवाल नहीं पूछने हैं, आपको डॉक्यूमेंट पूछने हैं। क्या काम किया उसका हमको वर्क ऑर्डर दो, पेमेंट दिया तो उसका कॉपी दो, सब वर्क ऑर्डर मांगेंगे ना। तो सबसे पहले अगर आपको कोई काम की जानकारी चाहिए तो महत्वपूर्ण होता है वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्टर का नाम, काम कभी शुरू करना है, काम कभी पूरा करना है, कितने महीने में पूरा करना है, कितना पैसा खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या एक्शन होगा, वो पूरे 2 पन्ने 3 पन्ने में आ जाते हैं। तो आपको पूरा का पूरा 1000 डॉक्यूमेंट लेने के बजाय सिर्फ वर्क ऑर्डर लिए तो उसमें आपको पूरी की पूरी चीज आ जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। क्या भाई जून 2021 में काम पूरा होना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो आप कंप्लीट कर सकते हो कि ये जो टेंडर जो आपने निकाला था जून 2021 तक काम पूरा होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है, लोगों को तकलीफ हो रही है, तो तुरंत आप उस काम को पूरा करें, लोगों को राहत दें। तो ऐसा आप जब लेटर डालोगे तो ऑफिसर लोग अलर्ट हो जाएंगे, फिर काम होगा। तो सूचना लेकर फिर कंप्लीट करना है, मैं सूचना ली मतलब काम होता नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सूचना लेनी है, उसे स्टडी करना है कि महानगर पालिका का काम है, MMRDA का काम है, गवर्नमेंट का काम है, तो आपको उसको फॉलो करने की जरूरत होती है। दूसरी बात, जब भी आप सूचना मांगते हो तो अपना email ID और मोबाइल नंबर, कई बार क्या होता है कि आपने कुछ सूचना मांगी है, कभी कंफ्यूजन भी आपको रहता है, तो अधिकारी आपको फोन करेगा, अगर आपने एप्लीकेशन की आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कई बार आदमी कंफ्यूज होता है। जब उसने फोन किया, आपने बता दिया नहीं मुझे मिट्टी नदी का चाहिए, उसमें क्या चाहिए, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, वो फिर आपको बराबर जानकारी देगा। तो आपको मोबाइल नंबर नहीं होगा, आपको लेटर लिखेगा, लेटर आएगा 10 दिन के बाद, फिर आप जाएंगे वो मिलेगा नहीं।
तो हमेशा एप्लीकेशन में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दीजिए। कई बार समझो कि जानकारी उनको रिकॉर्ड रेडी होगा, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको ईमेल में भेज देंगे, तो जाने का कोई जरूरत नहीं, पैसा भी बच जाएगा। आपको चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने से कंपनी को फायदा होता है। मतलब सिर्फ हल्के भी नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो हर जगह आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है, ताकि वो आदमी आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आपने को डाला ही नहीं तो लेटर लिखेगा, लेटर आएगा 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो वो विषय अपना फिनिश होता है। तो हमेशा याद रखिए। तीसरी बात, जब सूचना मांगते हो तो अपना इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। मतलब देखो अभी क्या हुआ है कि मुंबई में, खासकर कोरला में, अपने लोग क्या करते हैं, इलीगल डबल रूम बने तो उसको आरटी डालते हैं, जबकि वो तो इलीगल है, सबको मालूम है। वो आरटी डालेंगे और रिप्लाई देगा कि हमने परमिशन नहीं दी, तो इसको बोलते हैं आरटीओ का मिसयूज। जब उसने डबल बांधा है तो निश्चित तौर पर उसमें परमिशन नहीं होगी। और आपको कंप्लीट करो, अपने पास 1916 है डायरेक्ट, लेकिन आरटी का यूज उसमें मत करो। अभी क्या हो कि 50% लोग क्या करते हैं, आरटी इसी पर डालते हैं कि फला फला इलीगल बन रहा है, कब परमिशन दिए क्या, तो लिख के देगा 1 महीने के बाद इलीगल हमने परमिशन नहीं दी। तो उससे मतलब क्या, तो उससे आरटीआई बदनाम होता है। अगर कोई इलीगल इश्यू होगा, कोई कचरे का इश्यू है, तो आप डायरेक्टली कंप्लीट करो 1916 में, तब उसमें आरटीआई डालने की जरूरत नहीं है। लोग आरटीआई डालते हैं, फिर आरटीआई के लोगों का मिसयूज होता है ना, उसका कारण हो, फिर बाद में क्या करते हैं वो व्यक्ति, कुछ उसका सेटलमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लिख के देता है कि मैंने आरटीआई डाली थी, मैं एप्लीकेशन को वापस लेता हूँ, तो उससे आरटीआई बदनाम होता है। हाँ, तो आरटीआई क्या होता है कि आपको जानकारी के लिए आरटीआई है, जब आपको मालूम है कि गलत चीज है तो उसकी आरटीआई डालने की जरूरत नहीं है, तो आप कंप्लीट करो। जैसे म्युनिसिपैलिटी ने ट्विटर चालू किया है, 111 चालू किया है, उनका ऑनलाइन में भी कंप्लीट का मैकेनिज्म है, तो उधर तक फोटो वीडियो लोड करके कंप्लीट कर सकते हो। तो कृपा करके उसमें आरटीआई मत डालिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इलीगल है। जो चीज मालूम नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो उसके लिए आरटीआई, इलीगल कंप्लीट करने के लिए आरटीआई नहीं है। मतलब अभी जो नगर सेवक उनको भी इलीगल कंप्लीट करने का पावर नहीं है। जो प्रभाग समिति बनी है उसमें क्लियर कट लिखा है कि नगर सेवक का क्या काम है, उसको इश्यूज पर बात करनी है, या इलीगल पर कंप्लीट करने का अधिकार नहीं हो, तो उनसे बड़े काम है डेमोलिशन करना। तो ये चीजें ध्यान में रखिए कि आप गलती से भी कोई भी हो या कोई करता भी हो, अब आप कृपा करके इलीगल मामले में आरटीआई मत डालिए। तो लोग बोलते चले जब आरटीआई किया पैसे के लिए किया, और 80% लोग तो क्या करते हैं सबको मालूम है। तो उससे क्या आरटीआई बदला होता है। आपको क्या करना है कि कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, कोई सड़क का काम नहीं हो रहा है, नाले की सफाई नहीं हो रही है, जो टेंडर निकला है, तो उसमें आरटीआई डालेंगे तो आरटीआई असरदार होगी कि हाँ इन्होंने अच्छे काम के लिए आरटीआई डाली है। मतलब इलीगल किसी का पर्सनल मैटर में कोई बिल्डिंग में 2 फुट माला आगे निकाला है, वो आपको अगर लगता है कि गलत है तो उसको कंप्लीट कीजिए ऑफिशियली। मैं ये नहीं बोलता उसको कंप्लीट नहीं करनी चाहिए, पर आरटीआई मत डालिए उसमें। उससे क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि आरटीआई वाले सब चोर हैं, ये बदमाश लोग हैं, ये पैसा मांगते हैं। तो कारण ये है कि लोग करने वाले करते हैं, लेकिन उनका आरटीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने आरटीआई को अपना जरिया बनाया। तो आप इस तरह के मूवमेंट भी कर सकते हैं कि देखो अभी म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया, 1916 नंबर है, उसमें आप सड़क की कंप्लीट कर सकते हो, इलीगल की कंप्लीट कर सकते हो, कोई गटर भरा उसकी कंप्लीट कर सकते हो, कोई पेड़ गिरा उसकी कंप्लीट कर सकते हो, हर चीज की कंप्लीट उसमें उन्होंने मैकेनिज्म बनाया। जब 1916 में कंप्लीट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, वो कंप्लीट वो डिपार्टमेंट को जाएगी और डिपार्टमेंट उसे रिप्लाई देगा नंबर 1। आपको लगा कि 1916 ठीक नहीं है तो आप एमसीजीएम के पोर्टल पर जाइए, तो सिटीजन के लिए उन्होंने एक बनाया कंप्लीट के लिए मैकेनिज्म, उसे ऑनलाइन कंप्लीट कीजिए, वो भी एक्शन होती है। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपको लगा जैसा अभी इन्होंने बोला कचरे का इशू है, फोटो मारिए, ट्विटर पर जाइए, माई बीएमसी वार्ड रियल टैग करके वो फोटो डाल दीजिए कि फला फला जगह पर कचरा साफ नहीं हो रहा है। तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा फास्ट काम हो रहा है ट्विटर पर, तुरंत आपको 24 घंटे में 40 घंटे में साफ करते हैं और साफ वो फोटो भी डाल देते हैं। तो आपने को अगर पब्लिक का काम करना है तो आपने वो 3 चीजें 1916, ट्विटर और माई बीएमसी का जो ऐप है, तो उससे क्या होगा कि लोगों का फायदा होगा। और आरटीआई कभी करना है जब आपको जानकारी चाहिए, जब मिट्टी नदी का मामला हो, कई सारे इश्यूज होते हैं, किसी का प्रोविडेंट फंड का मामला अटका हुआ हो, और डालेंगे तो आरटीआई तो तुरंत काम होता है। किसी का पोस्ट ऑफिस में कोई इश्यू हो, किसी का रेस्टिंग ऑफिस में इश्यू हो कि रेशन कार्ड की एप्लीकेशन किया लेकिन नहीं दे रहे हैं 3 महीने 4 महीना, तो डाल सकते हैं कि मैंने फला फला तारीख को एप्लीकेशन किया था, बाद में बात करते हैं उसमें, हमने फला फला तारीख को एप्लीकेशन किया था, तो ये मेरा एप्लीकेशन की कॉपी है, आपने इस पर क्या काम किया। तो दूसरा कोई बताता हूँ कि आरटीआई और इससे भी ज्यादा पावरफुल क्या है। समझो अपने कोरला पश्चिम न्यू मिल रोड, यहाँ पर कचरे का समस्या है या गटर का इश्यू है, हमने कंप्लीट कर दिया,
उस कंप्लेंट में 45 डेज में एक्शन नहीं हुआ, कितना 45 days। तो आप 45 डेज के बाद उसे कंसर्न ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हो कि मैंने कंप्लेंट की थी, इसने एक्शन नहीं लिया। तो अगर कंप्लेंट सही पाई गई तो उस अधिकारियों को प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना, कितना 250। हाँ, मतलब आपकी रूटीन कंप्लेंट बना की अलग से लोग क्या करते हैं, सब आरटीआई डालते हैं। आरटीआई के अलावा भी बहुत कुछ है। आरटीआई में तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको एक्शन चाहिए, कार्रवाई चाहिए, तो जो अभी जो नया अपना एक नया कानून सरकार ने बनाया हुआ है, राइट टू सर्विस एक्ट, क्या आरटीआई राइट टू सर्विस एक्ट, उसमें आप जाएंगे तो आप उसमें सामने वाले की कंप्लेंट कर सकते हो, उसमें एक्शन होती है। उसका फॉर्मेट से आपको मैं दे दूंगा। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी चीज है, आप ना म्यूनसिपैलिटी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कहीं पर भी आप जाके ना मौखिक बात मत कीजिए, हर चीज को राइटिंग में कीजिए। एक एप्लीकेशन बना के डिस्पैच कर देने का, वो बोलेगा ना डिस्पैच भी कर दो, मैं कर दो, नहीं साहब थप्पा दीजिए मुझे। थप्पा लेंगे तो थप्पा आपको काम आएगा, कल फॉलो कर सकते हो, कल बोल नहीं सकते कि यार आपने मुझे एप्लीकेशन दिया ही नहीं। तो चाहे म्यूनसिपालिटी हो, पुलिस हो, कहीं पर भी हो, कोई भी चीज का एप्लीकेशन आप रिटर्न में कीजिए, अपना खुद का साइन कीजिए, एड्रेस डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल डालिए, और सामने वाले ऑफिसर स्टैम्प लीजिए। स्टैम्प लेंगे तो इंफॉर्मेशन हो, आपका लेटर गया हुआ माना जाएगा। तो कल आपने कल उसका अगर फॉलो किया तो उनका स्टैम्प होता है, स्टैम्प होगा तो रजिस्टर में चले जाएगा और उसकी एंट्री होती है। तो आपने ऐसे ही दिया तो आदमी लेगा, उठा के रख देगा। तो मेरा मानना है कि जैसा कि राज्यपाल का इश्यू चालू है, राज्यपाल के पास 12 लोगों की लिस्ट दी, उन्हें स्टैम्प भी नहीं लिया था, उन्होंने हाथ में दिया, उसने जेब में रखा हुआ है, जब चाहिए वो देगा। जब 12 एमएलए थे बंदे, आपने सुना होगा ना, तो अगर वही जाके स्टैम्प मार के लेते, उसको थप्पा आता तो उनके रिकॉर्ड में जाता, आपने जाके हाथ में दे दिया, गोपनीय। तो चाहिए तो लोग स्टैम्प मार के, तो हमेशा प्रशासन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, आप अपना राइटिंग में कंप्लीट कीजिए और राइटिंग में स्टैम्प लीजिए, तो आगे उसका हम फॉलो कर सकते हैं कि हमने फला फला तारीख को एप्लीकेशन दिया था, क्या हुआ उसको, एक्शन क्यों नहीं ले। तो ये सिर्फ एलटीआई के अलावा ये भी आपके पास एक नया सोर्स है। सेकेंडली, अगर आपने कोई एप्लीकेशन की है, 2-3 महीना उस पर एक सुनवाई नहीं हुई, तो अपने पास 2 और ऑप्शन है। एक होता है लोक शायरी, क्या होता है, चाहे वो म्यूनसिपालिटी में हो या कलेक्टर ऑफिस में हो। समझो आपने माड़ा का कोई मैटर है आपका, तो आपने कंप्लेंट कर दिया कि फला फला गलत हो रहा है, तो उन्होंने 3 महीने एक्शन नहीं लिए, तो आप क्या कर सकते हो मालूम है, कि लोक शायरी दिन में जा सकते हो, किधर, कलेक्टर ऑफिस के पास। सोमवार को, हर सोमवार को, महीने के पहले सोमवार को लोक शायरी दिन होता है, वहाँ जाने का, एप्लीकेशन देने का, वो एप्लीकेशन भरना पड़ता है, वो चेक करते कि आपने पहले कंप्लेंट की कि नहीं की, कंप्लेंट की तो जवाब आया कि नहीं आया, तो उस सबको आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। तो आपको एक टोकन नंबर देते हैं, वो टोकन नंबर लेकर कलेक्टर आपको बुलाएगा, कलेक्टर सर समय में कलेक्टर बैठेगा और पूरे बम्बई के टॉप पूरे ऑफिसर बैठते हैं। फिर बोलता रहे, बोलिए मिस्टर अकील, क्या आपकी शिकायत है? सर मैंने पता कंप्लीट की थी, 3 महीना हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया, मैं भी क्या करूँ? वो पूछेगा आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले आमने सामने चीज होती है, तो ठीक है, वो ऑर्डर देगा कि 15 दिन में, 1 महीने में एक्शन लेके उनको रिपोर्ट दो। तो आपको बस डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाने का भी मौका, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीजों का ये करना पड़ता है। समझा भी बीएमसी का इश्यू है, तो इधर डीएमसी होता है, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनके उधर भी लोक शायरी होती है, वहां पर भी जाके आप शिकायत कर सकते हो 3 महीने के बाद। तो उधर भी आप जाओगे तो वही प्रोसीजर है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बड़ा अधिकारी सुनेगा, निचला अधिकारी डरेगा कि सारे अखिल भाई तो वहां जा रहे, तो अपने को इनमें काम करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन करेंगे, तुरंत अपने एप्लीकेशन पर एक्शन लेंगे, तो मालूम है कि आदमी बाद में आगे। तो आपके पास आरटीआई के अलावा लोकशाही दिन है, चाहे वो सरकार कलेक्टर के पास हो। समझो कि लोकशाही दिन में उन्होंने ऑर्डर दिया और उन्होंने 2 महीना काम ही नहीं किया, तब क्या करोगे? तो आपके पास उसके खिलाफ वो टोकन नंबर लेकर विभागीय आयुक्त होते, क्या होते, विभागीय आयुक्त, तो बेटे टोकन विभाग, उधर आप सेकेंड अपील कर सकते हो। तो उधर भी आपको देखते हैं कि आपने पहला किधर एप्लीकेशन किया है, आपको टोकन का नंबर देना पड़ता है। तो वो लोग सब फॉर्म भर के लेते हैं, फिर वो डिविजनल कमिश्नर आपको अपील में बोलेगा, तो वो भी सुनेगा। उसने कुछ ऑर्डर दिया, ऑर्डर नहीं दिया, तो ऑर्डर दिया तो अगर 3 महीने उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप कहाँ जाके बैठ सकते हो आपको? डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास, किधर, उनकी भी लोकशाही नहीं होती है। अपने महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमारे पास ये सिस्टम लोगों ने बनाई है कि आम आदमी अपनी शिकायत लेके कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्ट सीएम के पास जा सकते हैं। तो ये चीजें आपने को इस लोकतंत्र ने दी है। आरटीआई मतलब एक छोटा सा हिस्सा है आपको जानकारी लेने का,
RTA के अलावा ये चीज़ें को भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि अगर आपको पुलिस की कोई शिकायत है तो पुलिस में भी DCP बैठते हैं, SSCP बैठते हैं। और आपको लगा कि कुर्ला पॉलिटिशियन हो, विनोबा भावे कि हमारे पर गलत केस लिया, हमारे पर अन्याय हुआ, तो अपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र पुलिस की एक कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई है, उधर जाके आप शिकायत कर सकते हो। तो वहाँ पर वो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, उनकी कमेटी बैठती है, आपको बुलाया जाता है, सुन के उनको पूछा जाता है, उधर भी एक्शन हो सकता है। मतलब कोई पुलिस वाला आप पर अन्याय किया, आपको लगा मैं गलत नहीं हूँ लेकिन मेरे पर अन्याय हुआ, तो उसके लिए आपके पास सरकार ने मंच बनाया कि आप उधर भी जाके शिकायत। फिर आपके पास दूसरा मानवाधिकार आयोग, मतलब आपको लगा कि मेरे मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हुआ तो ह्यूमन राइट्स की भी आप जा सकते हो। यानी अपने पास अलग अलग वे है, अभी आपको कौन से वे पर जाके काम करना है वो आप पर डिपेंड है। राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बनाया गया है, कोई कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं है, कोई शिकायत पेटी नहीं है कि आपने शिकायत डाला तब का एक्शन हुआ। कुछ डॉक्यूमेंट के आधार पर आप कोर्ट में जा सकते हो, आप ह्यूमन राइट्स की बात जा सकते हो, आप क्रेडिट की बात जा सकते हो। तो उसके लिए आपको देखो RTI और जो अपनी आम शिकायत है उसमें दोनों में थोड़ा अपने को सामंजस्य करना है कि कोई भी शिकायत जो छोटी है, कचरे की शिकायत, इसकी शिकायत, तो उसको RTI में डालता नहीं है। हाँ, अगर आपने को लगा कि ये जो रोड बन रहा है न्यू मेन रोड का, इसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, तो काम हुआ कि नहीं बराबर, उसके लिए RTI डालोगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर आप चेक कर सकते हो कि काम हुआ कि नहीं हुआ, कि म्यूनसिपालिटी ने सिर्फ रिकॉर्ड पर ही दिखा दिया लेकिन एक्चुअल काम नहीं हुआ। आप ऑन द स्पॉट गए कि हमारे कहाँ से कहाँ रोड है, वो मालूम पड़ेगा कि अपना भारत टॉकीज से लेकर अपने संभाजी चौक तक, तो आप चेक करो, तो मालूम पड़ा कि तो संभाजी चौक का काम किया ही नहीं, तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई वर्क ऑर्डर में संभाजी चौक तक लिखा था, इन काम अधूरा है, इसको किया जाए। तो डॉक्यूमेंट आपको आधार बनता है कि फला ने जाके सब चेक किया है, तो इसमें अधिकारी डरेंगे फिर काम होगा। तो RTI आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार को जो सोए लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको आपको जगाने के लिए RTI मदद करती है। और RTI मतलब कोई शिकायत, जैसा किसी का घर टूट गया, उसे RTI डालो तो जरूरी उसको घर मिलेगा, वो भी लंबा RTI डालते हैं। और ध्यान में रखिए कि जब भी आप RTI डालोगे सब्जेक्ट एक होना चाहिए, जैसा कि आपने मिट्टी नदी का एक ही सब्जेक्ट डाला, अभी आप मिट्टी नदी के साथ डालोगे कि म्यूनसिपालिटी ने फला क्या काम किया, वो नहीं हो, एक ही विषय पर बात करो। जैसा भी इन्होंने न्यू मेन रोड का सड़क का मामला, इनका नारायण का मामला, एक ही विषय पर फोकस करो, उसमें 4 विषय नहीं आते। 4 विषय आएंगे तो आपकी कंफ्यूज होगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको 4 अलग अलग एप्लीकेशन बनाइए, आपको 40 रुपये खर्चा होगा। लोग क्या अपना पैसा बचाने के लिए एक ही में सब डाल देते हैं, तो उससे आपको जवाब नहीं मिलता। तो आपको अलग अलग RTI डालने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ सब सारी चीजें बताइए। जब भी आपको RTI की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप क्या करोगे? पहली बात तो आपको कंप्लेंट करनी है, और अगर आपका सोशल मीडिया में अकाउंट होगा आपको सोशल मीडिया में डाल देना है या ब्लॉग में डालना है। क्योंकि जब RTI आने के बाद तो बोलते हैं हमको धमकाया, मारने की जान से धमकी दी, तो उसके लिए कारण क्या बोलते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखते हैं। वो सिर्फ जिसकी, मैं अनिल गलगली हूँ, ये अखिल भाई है, अनिल गलगली ने अखिल भाई की पोल खोलने के लिए इन्फॉर्मेशन निकाली। अखिल भाई बहुत बड़े बिल्डर है, इन्होंने कोई गलती की है, तो इन्फॉर्मेशन को मैं घर में रखूंगा ना, तो अखिल भाई को मुझे मालूम है कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। चल अखिल भाई ने मेरे पे अटैक कर दिया तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि अनिल गलगली ने किसकी कंप्लेंट की थी, क्यों उनको मारा। तो उसके लिए आपको जब भी इस तरह की चीजें आएगी तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन निकाल कर डिपार्टमेंट को कंप्लीट करना है, अपने ब्लॉग में डालना है, फेसबुक में डालना है। जब फेसबुक में डालेंगे तो अखिल भाई को मालूम पड़ेगा कि अनिल गलगली ने इन्फॉर्मेशन फेसबुक में डाली है, पूरे पब्लिक को। तो कल मैं अगर अनिल भाई को अटैक करूंगा तो मेरी पोल खुलेगी, लोग मेरे को उंगली उठाएंगे, तो अखिल भाई मेरे को अटैक ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन छुपाया, मैंने अखिल भाई को फोन किया, अखिल भाई आपकी मैंने फला इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो अखिल बोले भाई साहब ढंग दो, जो भी देख लेते हैं। तो चक्कर में जाने के बाद तकलीफ होती है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन निकाल कर अच्छे काम उद्देश्य से उसको किया तो आपको कोई भी बात बात और आपने उनको ब्लैकमेल किया या उनको इन्फॉर्मेशन किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो गलत है। क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन उनके लिए नहीं निकाली, लोगों के लिए निकाली, तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी मार नहीं सकते, कोई भी अटैक नहीं कर सकते। जैसा आपने डाल दिया फेसबुक में, सोशल मीडिया में, तो पूरे मुंबई को मालूम पड़ेगा ना कि अखिल भाई की फला फला बिल्डिंग का विषय है, इलीगल है। उससे 2 फायदे क्या होंगे? अखिल भाई आपको अटैक नहीं करेंगे, और जो उनके बिल्डिंग में फ्लैट लेने वाला आदमी होगा तो सारा बोले तो सारा बिल्डिंग इलीगल है, हम फंस जाएंगे।
वो अलर्ट हो जाएंगे, अपने दो काम हो जाएगा, ये अपनी जान बचेगी और लोगों की भी जान बचा पाएंगे। तो उसके इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर करना है पब्लिक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो पब्लिक हो तो उससे सबको पता चलेगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखिए, इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अपने पास मत रखिए। जब भी इस तरह के हादसे होते कि मुझे मारा, धमकाया, सब उसका कारण यही होता है कि आदमी लालच में जाता है, क्या कुछ पाने के चक्कर में होता है, या किसी के कहने पर काम करता है, तो आदमी फंस जाता है। और जो आदमी ये सब क्लियर करेगा उसे ना अकेले भाई टच करेंगे, उल्टा पब्लिक बोलेंगे अरे भाई अच्छा उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाला, हम लोग बच गए, उन्हें तो हम लोग फंस जाते हैं। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए। आरटीआई क्यों है कि लोग करप्शन नहीं करें, तो गलत काम नहीं करें, उसके लिए आरटीआई है। आरटीआई नहीं कि मैं इनको तकलीफ दूं, उनकी तकलीफ दूं, उन्होंने 2 फुट ऊंचा किया उसकी कंप्लेंट करूं, तो आप कंप्लेंट कीजिए, लेकिन आरटीआई उसके लिए मत डकिए। आरटीआई सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए होती है। तो 2 चीजें ध्यान में रखिए। अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, जैसा ये अभी आप रहने के कोरला में है, अभी एचडीआई ने जो बड़ा बना है, तो वहाँ पर एकदम ऐसी बिल्डिंग है जो हॉस्पिटल के लिए डिजाइन है, वो बनाकर म्यूनसिपालिटी को हैंड ओवर करनी है। आपने उसका ऑलरेडी एसआरए में डाला, तो आपके प्रयास से आप फॉलो करेंगे तो हॉस्पिटल खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा तो 100-200 लोगों को फायदा होगा। तो ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। जैसा भी विद्यावन ईस्ट और वेस्ट, इसका ब्रिज का काम शुरू है, 8-10 साल से पेंडिंग है, मैंने फॉलो किया था। अब उसका आरटीआई डालिए रेलवे को कि हमें काम क्यों रुका हुआ है, ये काम कब शुरू होगा। मतलब डेवलपमेंट काम में आप हाथ डालोगे तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी इमेज भी बनेगी और लोगों को फायदा होगा। अगर ईस्ट और वेस्ट ब्रिज बन जाएगा तो हजारों लोग जो घूम के जा रहे हैं कबर से, वो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हॉस्पिटल बन जाएगा एचडीएल में, कॉरिडोर है लेकिन महंगा है। एचडीएल में अगर जो प्लॉट उन्होंने बनाया है, जो बिल्डिंग बनी है, वो अगर बनता है, म्यूनसिपालिटी को चला जाता है, तो कितने हजारों लोगों को फायदा होगा। तो अपने को पॉजिटिव चीज करनी है। आरटीआई का इस्तेमाल अगर आपने सामाजिक काम के लिए किया तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ होगा, लोग आपकी वाहवाही करेंगे और लोगों को फायदा होगा। तो आपने पर्सनल इंडिविजुअल आरटीआई डाला तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। मतलब जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, ऐसा कहते हैं। और आपने अच्छा काम किया तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे, बुरा किया तो बुरा बोलेंगे। कोई किसी को मारता नहीं। देखो मौत तो एक ही बार आती है। जो आपके जब आप पैदा हुए तो आपकी निश्चित है कि इस तरह को मौत होने लगती है। आदमी एक ही बार मरता है कि 2 बार मरता है? एक ही बार। तो आप ऐसा काम मत करो कि आपको बार-बार मरना पड़े। मतलब ये लोगों के लिए आप काम कीजिए। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए। अगर आपने किया तो आपको कभी भी जीवन में परेशानी नहीं होगी। रात को जाके आप अच्छा सो सकते हो। कि जो गलत काम करते हैं, जो लोगों का मतलब नुकसान करते हैं या अलग अलग तरीके से पैसा की करते हैं, तब तो लोग सो नहीं पाते। तो आपको अच्छी नींद चाहिए तो अच्छा काम कीजिए, खाना खाने पर सो नहीं रहना चाहिए। आपने बुरा काम किया तो बोलेगा कि फला फला क्या करेगा, फला फला क्या करेगा, और सोच सोच के आपको नींद नहीं आएगी। तो जीवन में अच्छा काम कीजिए ताकि आपका विकास हो, लोगों को उसका फायदा हो। क्योंकि सूचना का अधिकार ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया है, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए नहीं लाया गया। सरकार को जवाब नहीं दे रहे कि भाई आपने क्या खर्चा किया, चाहे वो हमारा एक राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आपने कितने पैसे खर्च किए, आप कितनी बार आपने हवाई यात्रा की, सब सवाल पूछते तो। क्योंकि सब कुछ जानने का अधिकार है, उसमें कोई गलत नहीं है। कभी कभी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी बात, अगर आपने इंफॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन किया तो आपको 30 दिन में रिप्लाई नहीं मिला तो आपको करनी पड़ती है फर्स्ट अपील। वो फर्स्ट अपील उसके ऑफिसर के पास करनी पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट में अपील करते हो तो आपको 20 रुपए की फी भरनी पड़ती है। कितना? 20 रुपए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अपील करोगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितना? सेंटर ने पूरा फ्री कर दिया है, 1 रुपया नहीं लगता है। आपने 30 दिन के बाद अपील की, आपकी सुनवाई हुई, उसमें आपके बारे में पक्ष में निर्णय आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करेंगे? आप वापस सेकेंड अपील कर सकते हो। सेम तरीका है। यहाँ पर जो सूचना आयुक्त तो बैठते हैं उधर 20 रुपये फी है। कितना? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें भी फ्री कर दिए। अब सोचो कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा है? उसने बोला वो सवाल पूछो, आपको उन्होंने सब फ्री कर दिया। मतलब एप्लीकेशन भी आपको फ्री में जा रहा है। फर्स्ट अपील भी आप पोस्ट से फ्री भेज सकते हो, सेकेंड अपील भी फ्री भेज सकते हो। मतलब तीनों चीजें उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज कर दी कि आदमी सिर्फ 10 रुपए में उसका सूचना नहीं मिलती है तो उसकी अगली प्रोसीजर फ्री में होगी, चाहे उसका फर्स्ट अपील हो या सेकेंड अपील हो। तो अपने को अधिक से अधिक इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपको सरकार ने सुविधा दी है। आपके मन में कोई प्रश्न है, जैसे कि अभी अल्पसंख्यक विभाग है अपने महाराष्ट्र में,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महामंडल था, बाद में अपना उर्दू अकादमी थी। तो अलग अलग जो उनको जो फंड प्रोवाइड हुआ, सब वक्फ बोर्ड है, सबसे बड़ा विषय है। तो आपको अलग अलग जिला पकड़ के भाई वक्त में कितनी जमीन थी, कितने को अपनी एनओसी दी, कितनी अभी बची है, तो लोग तो बेचते जा रहे हैं। वक्त का मतलब तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो गलत काम है उसको अपने एक RTI से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फॉलोअप करेंगे, तो निश्चित तौर पर उठेगा। तो लोगों को डर लगे कि लोग इसका सवाल पूछ रहे हैं, तो लोग फाइल को मेंटेन करेंगे। जैसा कि अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो मंडल था, उसमें लोगों को लोन बांटा पिछले 5 साल में, सही में लोन बांटा कि नहीं बांटा, कितने लोगों बांटा, कितने लोगों ने लोन वापस किया, वो आपको डाटा लेना चाहिए। कि लोग क्या करते हैं कि लोन लेते हैं और वो लोन जिसके लेते हैं उसके लिए काम पैसा खा जाते हैं। उनको मालूम क्यों भरना, सरकार का काम है, सरकार बदलेगी तो माफ करेंगे, लोगों की भी आदत हुई। तो आपको किसी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का RTI है, किसी को वक्फ बोर्ड का RTI है, किसी को अल्पसंख्यक आयोग जो बनाया था उसका RTI है कि उसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ, अपने गाड़ी को जो इस्तेमाल, ये सब पूछेंगे तो लोग आगे अलर्ट होंगे। जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में जो अपने को फंड आता है, सेंट्रल से भी आता है, स्टेट से भी आता है, तो इसका कैसा खर्चा करते हो, सही में खर्चा होता है कि नहीं होता है, उस पर वॉच करना चाहिए। तो वॉच करेंगे तो फायदा होगा। जैसा भी अपने मुंबई में मदरसा है, तो उसको भी सरकार ने बीच में स्कीम बनाई थी, कुछ हम पैसा देंगे, वो पूछ सकते कि बाबा कितना आपने पैसा दिया तो किसको दिया, उसने कैसे इस्तेमाल किया, उसका आप अपना ऑडिट करेंगे। समझो अभी आप मुंबई में 36 विधानसभा है, आप 36 लोग 36 विधानसभा का RTI डालिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कितना पैसा है, मदरसा हो, कोई मस्जिद का काम हो, या कोई स्कूल का मरम्मत का काम हो, या लोगों ने क्या कि बीच में उर्दू अकादमी ने पैसा है तो उन्होंने सब कभी समझने रख दिया। अरे कभी समझने से क्या मतलब है, लोगों के फायदे के लिए काम करो ना। तो वो भी पूछ सकते हो कि उर्दू अकादमी ने पिछले 3 साल में कितना पैसा खर्चा किया, कितना पैसा लाया था, क्या किस पर खर्चा किया, मानो तो सब मुशाहिदे पर पैसा खर्चा किया। अरे मुशाहिदा तो कोई व्यक्तिगत हो गया ना, ये पैसा आपके विकास के लिए आया है, किसी के एजुकेशन के लिए, किसी के लिए इलाज के लिए, तो उसमें पैसा, तो ये सब चीजें आप पूछोगे तब मूवमेंट होगी। तो आप 35-40 लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो जो फंड एक्चुअली आता है वो एक्चुअली खर्चा होता है कि नहीं होता है, खर्चा हो तो कितना खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो लेकर ऑडिट करो कि सही में खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि बोलेंगे कि फला फला उर्दू स्कूल है, उसको हमने 5 लाख रुपए दिए, चेक करो साला 5 लाख क्या काम किया, बोलेंगे हमने रिपेयरिंग की, रिपेयरिंग हुआ वो भी चेक कर सकते ना, जब जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो रिपेयरिंग के डॉक्यूमेंट होंगे, फोटोग्राफ होंगे, वो सब आप चेक कर सकते हो। तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा RTI के बाद, इन्फॉर्मेशन मिली, जैसा भी रोड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रोड कहाँ से कहाँ बना है और रोड में क्या था, तो उसकी कितनी साइज है, उसके बाद में स्टॉप ड्रेन बना कि नहीं बना, तो सब उसमें भी इंक्लूड होता है। नहीं होता आप उस आधार पर कंप्लीट करोगे तो वो काम लोग पूरा कर देगा। तो जो भी कोई भी काम होता है उसका 2 साल की गारंटी होती है, उसका डिपॉजिट पैसा म्यूनसिपलिटी के पास जमा रहता है। अगर आपने 2 साल में कंप्लीट की तो उसका डिपॉजिट पैसा नहीं दिया, तो उसको बोलते काम करो फिर आपको डिपॉजिट देंगे। उसने नहीं काम किया तो डिपॉजिट को लोग जमा करते हैं, तो उससे वो काम होता है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिए कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक इंफॉर्मेशन आने के बाद उसको फॉलोअप करना, उसके पीछे लगना 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी जाते हैं, आपको 10-10 बार जाना पड़ता है। लेकिन आप फॉलोअप करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा तो और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उसमें लोगों का काम होगा। तो मेरा कहना है कि RTI को आप सकारात्मक कामों के लिए, लोगों के फायदे के लिए, समाज के फायदे के लिए कीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल फायदे के लिए मत कीजिए। थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछिए। कि अभी जैसे आपने बताया कि कोहिनूर के अंदर तो हॉस्पिटल की बात है, तो अभी वो चीजें जो है हॉस्पिटल काफी दिन पहले से वो बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल और हॉस्पिटल 2 चीज वहाँ आने वाली है। और अभी सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो लोग बेच रहे हैं, किसी को 500 करोड़ ऐसा कुछ डिमांड करेगा और जो लेगा बाद में वो हॉस्पिटल या स्कूल डालेगा। तो इसमें तो लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। अगर कोई पैसा डालेगा तो एक इनकम के हिसाब से कमाना चाहेगा कि उससे इनकम आए, तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए अगर हमको पहला एक RTI डालना है तो पहले आप इस मामले में RTI डाल सकते हैं SRA के पास, तो पूरी की प्रॉपर्टी SRA के पास है। अब SRA को डाल सकते हैं कि ये जो कोहिनूर में जो हॉस्पिटल है स्कूल की जो जगह इमारत बन के खड़ी है, ये कब बनाई गई और ये
कभी हैंड ओवर करेंगे म्यूनसिपलिटी को, हैंड ओवर की तो उसकी कॉपी दे, इतना पूछेंगे तो पूरा उसी पोल खुलेगी, कोई बेच नहीं सकता हो। म्युनिसिपल को क्या ये सारे बना दो? हाँ अभियंता क्या कल जन सूचना अधिकारी वो जो रहता है येलवाड़ का, तो डाले कि ये जो इमारत बनी है जो स्कूल और हॉस्पिटल के लिए जेल में होता है ना, बाहर मेन रोड पर है ना, कोहिनूर एसडीएल और कोहिनूर के बीच में बिल्डिंग है। या वैसा तो पूछे कि ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है ये हैंड ओवर किया कि नहीं आपने, किया तो उसकी कॉपी दे, नहीं किया तो इसकी क्या प्रोसेस चालू है उसकी जानकारी दे, बस पूरा आपको फाइल मिल जाए। तो दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो हॉस्पिटल लेकर जो भी फाइल आपके ऑफिस में है उसकी पूरी कॉपी दे, 1000-2000 पन्ने सब दे दीजिए स्टडी करने के लिए, तो आपको सब चीजें मालूम पड़ जाएगी। ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, पूरी की पूरी फाइल की कॉपी हमको दीजिए, अपने को डालना है। ऐसा नहीं जैसे अभी 3 वो मैं बताता हूँ उनको व्हाट्सएप सूचना का विषय वो तो आप कर सकते हो बता सब्जेक्ट में ये डाल दो ना कि कि कोई कुर्ला पश्चिम एसडीएल और कोहिनूर के बीच में प्रस्तावित रुग्णालय भवन, रुग्णालय इमारत भवन है ना, प्रस्तावित प्रपोज है ना, बना नहीं अभी बीच में ये विषय हो गया प्रस्तावित में प्रपोज प्रपोज। और सेकंड में लिखिए कि सूचना का कार्यकाल पिछले 10 साल से, 10 साल हो गया ना उसको, 10 साल उससे ज्यादा हो गया। 15 साल लिखा। सूचना के ब्यौरे में सीधा लिखिए कि कोहिनूर और एसडीएल के बीच में जो प्रस्तावित रुग्णालय आहे इमारत हॉस्पिटल त्या बाबतीमध्ये आपल्या कार्यालयामध्ये जो भी फाइल है उसके सब डॉक्यूमेंट आपको पूरा स्टडी करने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं क्या मांगना है ना, पूरी फाइल लेंगे ना 1500 पढ़ने की रहेगी, 3000 रुपये जाके पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगी, उस पर आप काम करोगे तो जल्दी चलोगे, पूरी की पूरी फाइल की कॉपी दे है ना, बिफोर 10 years डेवलपमेंट ऑफ 15 करो। जो प्रपोज हॉस्पिटल है उसके को लेकर आपके जो ऑफिस में जो फाइल है उसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी दीजिए, ठीक तो उसमें सब आ जाएगा है ना, एक विषय हो गया। दूसरा और किसी सवाल? जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में आपने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कुछ भी डालते हो तो उसका फ्री ऑफ चार्ज है, तो वहाँ पे कंप्लेंट हम लोग कैसे कैसे कंप्लेंट डाल सकते हैं? जैसे कि अगर देखना है सीएसटी रोड पे कपाड़िया पे ब्रिज बन रही है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आती है या फिर ये एमएमआरडी और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ ये एमएमआरडी स्टेट में आता है, एमएमआरडी को आरटी डाल के तो अपन कंप्लीट कर सकते सेंट्रल हैं। गवर्नमेंट में ऐसी क्या चीज आती है कि हाँ रेलवे है, रेलवे वगैरह। अलग अलग इश्यू। तो अगर हम लोग इसको डालते हैं और वहां से हमको रिप्लाई आता है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा? मतलब फिर वो और वो जो हमको रिप्लाई आता है तो उस बंदे को पता चलता है कि इन्होंने आरटीआई डाला आपके खिलाफ? नहीं वो तो देखो अगर आपने आरटीआई डाली तो सबको मालूम भी पड़ता है जी डरने की बात नहीं है, तो आपको हम तो किसी सूचना मांगते हैं हाँ। वो तो आपका ऑनलाइन ही रहता ठीक है, है। उससे कोई डरने की बात नहीं, तो सबको पता चलता है। अच्छा तो ये आ गया हमने ले लिया तो उसके बाद हमको उसका आप अगर आपको लगा कि जैसा कि आपने अभी सीएसटी का बोला जी ये आता है एमएमआरडी के पास, जी आपने एमएमआरडी में आरटीआई डाला, आपको सूचना मिल जी गई हाँ। कि ये ब्रिज का काम चालू है, थोड़ा डिले हुआ है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो कमिश्नर को कि जल्दी इसको काम पूरा कीजिए अच्छा और आरटीआई को लगा तो दो। उनका ऐसा हमको कुछ वो नहीं है कि आप कौन नहीं, ऐसा कुछ है? नहीं। और दूसरा आरटीआई करने के लिए क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन कोई एज आपसे भारतीय चाहिए, भारतीय इंडियन सिटीजन, मुझे वही कर सकता बाकी कोई नहीं, बाहर वाला नहीं कर सकता, फॉरेन वाला नहीं कर सकता। जो और कोई सवाल? जो लोग ये मिस यूज करते हैं आरटीआई का और जो बिजनेस चला रहे हैं इसके अगेंस्ट हम लोग कुछ देखो मिसयूज होता है ना, वो मिसयूज जब भी होता है जो कोई आदमी सामने वाला गलत हो, तो अगर वो सामने वाले ने पुलिस में कंप्लेंट की तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन जो आदमी गलत होता है वो कंप्लेंट नहीं करता, वो ले दे के मामला सॉल्व। तो अपना है कि जो आदमी समझो किसी ने गलती या कुछ की होगी तो उसको ब्लैकमेलिंग करता है कि तुम्हारी चीज खोलूंगा तो आपका प्रॉब्लम होगा, और आदमी ने खुलकर ही जाके बोल दिया कि मैंने गलत किया इसको ओके करो, तो उसका डर तो निकल जाएगा। लोगों को सामने आना चाहिए कि फला फला व्यक्ति मुझे अल्टे गलती ब्लैकमेलिंग कर रहा है, प्रूव करेगा तो उसको पुलिस ने कंप्लेंट कर पुलिस अरेस्ट कर देगी। वो आईपीसी है, वो एक प्रोसीजर है कि आपको कंप्लेंट करना पड़ेगा, पुलिस जांच करेगी, लेकिन लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मेरा 2 माला इलीगल है, अगर मैंने कंप्लेंट की तो मेरा टूट जाएगा, तो सामने वाले को मुझे डेयरिंग से कंप्लेंट करना चाहिए, मैं टूट गया लेकिन मैं तुमको 1 रुपया मतलब दोनों भी गलत ही रहेंगे तो दोनों भी आपस में कोई हाँ, लेकिन अगर वो सामने वाले ने थोड़ा डेयरिंग किया कि अब मैं प्रोसीजर जाऊंगा भले मेरा 2-5 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा हो, उसको 1 रुपया नहीं दूंगा, तो रेगुलराइज भी होता है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कौन आर्किटेक्ट पकड़ेंगे,
उसको प्रपोजल डालो, कि फी भरनी पड़ती है 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया आता है, भरने से लोग करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का उदाहरण देता हूँ। अमिताभ बच्चन और 7 लोगों ने इलीगल बांधकाम किया था मलाड में, पेपर में नेट पे जाओगे ना तो हम लोगों ने उसकी कंप्लीट की, मैंने खुद कंप्लीट की। तो अमिताभ बच्चन ने सीधा आर्किटेक्ट पकड़ा, प्लान को मॉडिफाई किया, 9 करोड़ रुपया भरा, कितना, उसमें रेगुलर हो गया। मतलब जो बिल्डिंग होती है रेगुलर होती है ना, लेकिन जो झोपड़ा तो रेगुलर नहीं होता है। तो वो प्लान का आपने दुरुपयोग किया तो प्लान अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए फीस भरनी पड़ी, कितना, लेकिन उसने 9 करोड़ भर दिया ना भाई साहब ने, बच गया हो। उसने देखा कि मैंने लॉ तोड़ा है, फिर लॉ तोड़ा तो MRTP एक्ट में वो प्रोविजन है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने कुछ आगे छज्जा निकाला, कुछ मॉडिफाई किया, कोई कंप्लेंट आई तो क्या बोलते, छज्जा निकाल दे तो मैटर क्लोज ना। तो लोग क्या करते हैं, छज्जे को निकाल देते हैं, फिर मॉडिफाई प्लान डालते हैं। वो म्यूनसिपालिटी को पावर है, वो आर्किटेक्ट प्लान डालता है, उनको लगा कि ये स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी करके उसकी बाकायदा फीस भर के तो परमिशन देते हो, वो लॉन्ग प्रोसेस है। कई लोग क्या करते हैं, जैसा कि किसी ने किसी कंप्लीट कर दी कि इनके जो 2 फ्लैट थे उन्होंने 1 कर दिए, तो वो भी वायलेशन है। तो आपके क्या करते, दीवार वापस बांध देते हैं, मैटर क्लोज हो गया। या वो अमेंडमेंट प्लान डालता है, उसका जो भी फीस भरना पड़ता है उसको रेगुलर होता है। तो ये चीज लोगों ने करनी चाहिए। लोग ब्लैकमेलिंग को जो भी इस तरह का आइडिया था उसको नहीं करना चाहिए, मैं नहीं दूंगा, प्रोसीड जाऊंगा, जो भी होगा तो होगा, नुकसान होगा तो नुकसान होगा। ऐसा किसी ने सोचा तो कोई किसी को ब्लैकमेलिंग, जो डरेगा वही भरपाई करेगा ना, वो इश्यू लोगों को कंप्लीट करनी चाहिए। ऐसे लोगों की, वो लोग अल्टीमेट रिश्वत करते थे, जैसे कई लोग ना इलीगली कंप्लीट करते हैं, फिर मिलने के उसको पैसा देने के वो तो पीछे लेते हैं, ये भी गलत है ना। तो आपने कंप्लीट क्यों की भाई साहब, गलत तो वो तो गलत है, तुम भी गलती क्यों कर रहे हो, ये चीजें भी गलत है। सिर्फ अल्टिया ही नहीं, एक सामान्य एक नियम है। लोग किसी का 2 वाला काम चालू है, उसको कंप्लीट करेंगे, जो भी उसने खुद दिया तो कंप्लीट को वापस ले लेंगे कि मैंने कंप्लीट वापस ले लिया, वो भी गलत है। तो ये लोगों के मॉरलिटी पर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है। तो आपने सोच ही लिया कि मुझे कंप्लीट करके पैसा कमाना है, तो कोई भी जब उसका जीवन खराब होगा तो मर जाएगा, फंसेगा, किसी के हाथ से चढ़ेगा। जैसे कि सचिन मुझे, प्रदीप शर्मा, आप देख रहे हो, ये तो बड़े बड़े ऑफिसर थे, लेकिन जब उन्होंने गलतियां की फंस गए ना, गलतियां नहीं करते तो नहीं फंसते थे। हाँ, इतना बड़ा ऑफिसर था जो लोगों को उठा के लेके जाता, उसको भी पुलिस ने उठा लिया और जेल के अंदर सड़ रहे। तो जो गलत करेगा वो नुकसान आएगा। अपनी गलती नहीं की तो आपको कोई नहीं, मतलब अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई भी आपके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते हैं। और आपने किसी से पैसा लिए, वो जब सामने आएगा तो आपकी तो नजरें झुक जाती ना कि भाई मैं अखिल से मैंने 50,000 रुपये लिए, तो आप तो उनके सामने टाइट होकर बात नहीं कर पाओगे। तो आपको सही रहना है तब आप काम कर पाओगे। आप थोड़ा भी गलत हो तो आपकी मॉरलिटी आपको काम कर रहे नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसमें जैसे अभी मान लीजिए अभी हमको अगर जानना है कि एक MP का क्या काम है, MLA का क्या काम है, कॉर्पोरेटर का क्या काम है। देखिए अभी MP है ना, MP अगर आप ना गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे तो MP ने जो काम किया सब वो साइट पर अपलोड है, वो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। MLA का भी अपलोड है, नगर सेवक का अपलोड नहीं है। तो आप नगर सेवक का वार्ड कमेटी में या मतलब पूछ सकते हो, जो असिस्टेंट इंजीनियर होता ना कि ये नगर सेवक भला भला वार्ड का है, इसको पिछले 3 साल में 4 साल में कितने प्रकार के फंड आए और उसने क्या क्या काम किया, उसकी लिस्ट दे, तो आपको मिल जाएगी। फिर वो लिस्ट लेके आप चेक करो कि उसने काम किया कि नहीं किया, वो इजीली है। जैसे अभी कॉर्पोरेटर के क्या काम होते हैं, अभी हम लोग को ये नहीं मालूम है कॉर्पोरेटर का काम क्या है। कॉर्पोरेटर का मतलब गटर सफाई, गटर बनाना, सड़क बनाना, तो कॉर्पोरेटर काम है, कुछ भी कर सकता हो, हॉस्पिटल कर सकता हो। तो फंड उतना नहीं है ना उसके पास, लेकिन वो फॉलो करता है, म्यूनसिपैलिटी से फॉलो डाल सकते हो कि इधर उसमें बोलना चाहिए। करने के लिए आप भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नगर सेवक नहीं है। आपने भी कोई इश्यू पर फॉलो किया कि फला फला प्लॉट रिजर्व है हॉस्पिटल के लिए, तो फॉलो करो कि हॉस्पिटल का प्लॉट को रिजर्व को डेवलप करो। पीछे लगोगे तो उसके लिए फंड पास होगा, कोई ना कोई पीछे लगना चाहिए। कई अलग अलग जो गार्डन है, इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट निकले गार्डन बना लोगों के लिए, तो उनको शिफ्टिंग करना पड़ता है, प्रोसीजर है, फिर गार्डन बनेगा। कोई नाला है, नाले पर किसी ने एंक्रोचमेंट किया है, अगर वो पात्र होगा तो उसको शिफ्टिंग करते हैं और तो नाला को चौड़ा करते हैं, खुला नेहरू नगर का नाला। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें लोगों की गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है कि लोग बोले हमारे आप घर खुलवा रहे हो साहब, भले वो गलत है लेकिन वो तो आपको आगे ऐसा, तो कुछ चीजों में तो आपको आउट ऑफ भी जाके करना पड़ेगा। मतलब उसके लिए नगर से MLA जरूरत नहीं है, आम आदमी भी फॉलो करेगा। जैसा लोकशाही दिन है,
अलग अलग मंच है और डायरेक्ट उधर कोई जरूरी नहीं मेरे से चाहिए आप फॉलोअप करो काम नहीं हो रहा था तो उधर डिसीजन देगा तो बैठे डिसीजन देने के लिए ना उसने नहीं किया तो उसके ऊपर ऑफिसर है उसने नहीं उसके ऊपर ऑफिसर आपको एक फॉलोअप करना पड़ेगा कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है 3 महीना 6 महीना 7 साल भी लगता है लेकिन उसको रिजल्ट मिलता है अगर आपने फॉलो किया जिस तरह से जैसे जब कुर्ला के अंदर रहता है तो कुर्ला के लिए पहले सोचेंगे जो अलग अलग इश्यूज है तो उस पर काम कीजिए ना कुर्ला के अंदर अभी ये जो 4 इशू है अपने मीठी नदी ये सड़क का मामला ये अपना हॉस्पिटल 4 इशू तो हाथ पे लीजिए पहले तो आपको एक बार उसमें घुसेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगा ना एमपी और एमएलए का क्या साइड पे क्या दिया हुआ है मीन्स वो तो है ना जो आप कलेक्टर के साइड पे जाएंगे ना तो उन्होंने पूरा फंड क्या यूज किया सब डाला हुआ है अच्छा जो फंड यूज किया उन्होंने वो हाँ बाद में लोकसभा के साइड में जाएंगे ना उधर भी उन्होंने डाला हुआ है अटेंडेंस उनका कितना फंड पास हो गया राज्यसभा सब सारी अपडेट है नहीं, उनका काम क्या होता है एमपी एमएलए का वो कुछ भी कर सकते हो जो आदमी है बटन भी काम बनाता ऐसा है कुछ भी बनाता है पर्टिकुलर ऐसा कोई बेस नहीं है कि यही और वही है जो भी काम करवाना कोई है काम करवा करता है। सकते हैं मगर आज के हेल्थ के उसमें भी कर सकते कई लोग क्या करते हैं कि जैसे कोविड में लोगों ने अपने 55 करोड़ का फंड दे दिया कोविड के लिए वो प्रोविजन थी ना प्रोविजन की तरफ से तो आप साइट पे जाएंगे तो पूरा आपको डाटा मिलेगा राज्यसभा लोकसभा और कलेक्टर की साइट को चेक कीजिए तो सोचा इधर भी पूनम महाजन अपनी इधर आगे उधर राहुल शेवाल है इधर मनोज कोटक है गोपाल शेट्टी है इधर अरविंद सावंत है इधर 6 लोग का एमपी का आप समझ सकते हो ना हाँ मुंबई की सीट का तो टारगेट कीजिए फिर उसके राज्यसभा मेंबर भी है उसमें तो उनका भी उसमें डाटा है मुंबई दोनों साइड पे कलेक्टर की साइड आप दोनों की साइड है कलेक्टर की सिटी की अलग है सब की अलग है दो अलग अलग कलेक्टर है दोनों साइड में जाओगे ना आप वो पूरा डाटा मिलेगा सो प्रिंट आउट निकालो स्टडी करो क्या है तो 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा ना आपको वो एमएलए की साइड पे जाएंगे तो फंड उन लोग को जो मिला था वो फंड उन लोगों ने लोकल कॉर्पोरेटर को भी दिए होंगे तो उसमें वो डेटा भी मिल जाएगा फिर कॉर्पोरेटर को अपन पर्सनली नहीं लोगों को देता नहीं है वो फंड उसमें ही होता है वो दे नहीं पाता वो क्या करता है दरअसल के प्रयास से इनके फंड से वो नाम डालते हैं लोग नाम प्रयास से लिखते हैं पब्लिक का प्रेशर जैसा रहेगा वहाँ फंड यूज होगा हाँ मतलब डिपेंड पर कई बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के फिक्स होते हैं तो काम नहीं करते तो कैंसिल भी करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो कि जैसे एयरपोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हो कि पिछले 3 साल में 4 साल में कितने काम आपने प्रपोज किए ई टेंडर लगने के बाद कैंसिल किए उसकी कॉपी लो वो इंटरेस्टिंग है ई टेंडर लगने के बाद वो कैंप को कैंसिल करते हैं वो यादी मिलेगी तो आपको मालूम पड़ेगी जिधर जरूरत हो तो काम नहीं करते जब जरूरत नहीं हो तो काम करते खुद के रख देते लोग नहीं कई बार काम करते नहीं हो टॉयलेट खराब है 10 साल से स्टार्ट ही नहीं करते वो कैंसिल ही हो जाता वो मंजूर करते पहला एक बना हुआ रोड जैसे अभी फॉर एग्जांपल अपना ये न्यू मिल रोड का रोड आज बना हुआ था अच्छा खासा फिर उसको तोड़ के वापस और सीसी बना दिया लोगों ने पहले नंबर था हाँ, हाँ। तो अब अगर आपने पूरे 10 साल का इतिहास मांगी 10 साल में कितनी बार रिपेयरिंग किया है लोगों ने कितना फंड तो आपको 10 साल का इतिहास मिलेगा ना तो लेकिन पाटली करते हैं डाटा नहीं मिलता है तो अभी ये वाला डालेंगे ना तो कितने को मालूम कितना पैसा खर्चा हुआ कर रहे हैं पिछला 10 साल में मांग सकते हैं आप कि न्यू मिल रोड पर पिछले 10 साल में कितनी बार आपने फंड यूज किया क्या काम किया उसकी जानकारी दो तो बोल सकते हैं भाई 1 साल पहले बनाया था वापस क्यों तोड़ा वो तो होता ही है फंड आने में टाइम तो आदमी क्या करता है आया तो बोले तो नंबर उसको सीसी रोड अभी ये रास्ता जो बन गया 25 साल टेंशन नहीं कितना 25 साल अभी नया बनाया अभी तो बहुत अच्छा बन गया है जो पूरा उसने सीसी बहुत वो बाजू में ड्रेनेज लाइन भी बना दी तो पानी भी ये मतलब लॉन्ग टाइम की है और आपको लगता है कि 2 साल पहले फंड यूज किया होगा उसको बाल्टी डालिए ना तो आपको मालूम पड़ेगा 2 साल पहले कितने यूज किया 5 साल पहले कितने यूज किया है ना तो आप कर सकते हैं आपको राइट से और कोई सवाल किसी का जैसे एक चीज और पूछ लीजिए जैसे हम लोग यहाँ कहीं पे हम लोग रोड पे आते हैं जैसे हमारे घर के पीछे यहाँ का पानी उनके नीचे निकलता है एससी पे वहाँ पे जैसी बारिश होती है पानी जमा रहता है तो वहाँ पे पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है तो इसके लिए हमको किसको बोलना चाहिए आपके कीजिए उसमें लिए जब भी पानी भरेगा तो फोटो बनाइए वीडियो बनाइए अच्छा और उसकी कंप्लीट कीजिए 1916 में ये बारिश में तो पानी बढ़ता है कितना फुट पानी बढ़ता है हाँ। तो और एक देखिए डब्ल्यू को एप्लीकेशन दीजिए कि ऐसे हर बारिश में इधर यहाँ पर इतना पानी बढ़ता है तो उसका सोल्यूशन करो तो जब पानी भरेगा तो स्पॉट पर आएंगे पानी क्यों भरे चेक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम तो पंप लगाएंगे या कोई ड्रेनेज लाइन लगाए तो उसको निकालेंगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्लीट करो वार्ड में कंप्लेंट वार्ड में ये हम खाली कुर्ला में कर सकते हैं या फिर इधर में हर वार्ड में अलग अलग हम बाइक से साइन जा रहे हैं बहुत बड़ा गड्ढा हमको अरे तो फोटो मार के ट्वीट कर दो ना अच्छा कोई माई डीएमसी को वो तो बड़ा किसी 24 घंटे में होता है उसके लिए ज्यादा नहीं लेकिन उसमें कहता है कि माई डीएमसी एक है माई डीएमसी वार्ड अलग अलग एल वार्ड है
अलग अलग वो भी आपको समझना पड़ेगा। हाँ, वो सब है, जो भी लोग है। हाँ, तो हमको उस वक्त जब वहाँ पे हमने पेमेंट किया तो हमको वहाँ खड़े नहीं जरूरत जरूरत नहीं फोटो मारने का, ऑटोमेटिकली वहाँ ये ऐसे बड़ा बड़ा स्पॉट है, जी। एंट्री करने के सामने खड्डा है, जी। जैसे एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ। माय बीएमसी और मैं माय मुंबई पुलिस को भी डालिए, जी। अगर वार्ड मानो तो वार्ड का नंबर डालिए, तो फर्क किसी हो वार्ड में चले तो माय बीएमसी वार्ड है, फर्क किसी को लोग अटेंड करेंगे और 24 घंटे में होता है। अच्छा मतलब ट्विटर का 100% रिजल्ट कितना, टोटल 100% हाँ बाकी जगह पर इश्यू होते हैं, लेकिन ट्विटर है ना 100% रिजल्ट मिलता है। तो अपने ट्विटर है, फेसबुक है, 1916 है, ऑनलाइन कंपनी सबको आपको डायरेक्टली उसका सपोर्ट देना चाहिए। MyBMC ऐप से मेरे को आता है क्या रिजल्ट? किसमें? MyBMC ऐप से हाँ उससे भी आता है, रिजल्ट मिलेगा उससे? और लेकिन वो ज्यादा कारगर है ट्विटर, ट्विटर। और डायरेक्ट आपको रिप्लाई देते हैं। समझो वो खड्डा हो, किसी ने फोटो डाला, खड्डा बुझाएंगे और इनको रिप्लाई भेजेंगे कि आपका खड्डा आपने बुझा है। एल वार्ड के यानी मुंबई महानगर पालिका के अंडर में यानी जितने भी स्कीम्स चलती है जो सरकारी योजना में रहता है, तो उसके लिए कैसा डिटेल लेना चाहिए? अभी आपको एलवार्ड में ऑफिसर बैठता है, समाज विकास अधिकारी, पूरे पूरे एल वार्ड वार्ड टोटली एल वार्ड से नहीं, सिर्फ समाज विकास मुंबई अधिकारी। मुंबई महानगर ये पालिका। एलवार्ड का, एलवार्ड में बैठेंगे एलवार्ड का। नहीं नहीं, मैं टोटली मालूमात का अब तो पहले एलवार्ड में जाएंगे तो पूरा आपको मुंबई का मालूम पड़ेगा कि हर वार्ड में अलग अलग अधिकारी बैठते हैं, उसमें एप्लीकेशन करने का अलग अलग स्कीम है, उसमें बिना ब्याज वाली लोन वाली भी स्कीम है, तो सबका डिटेल लेने का हर वार्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, हर वार्ड में बैठते हैं, तो आप जाके उनको मिलने का कि क्या क्या स्कीम है सब जानकारी लेने का, तो फॉलो करने का। तो एल वार्ड में बैठता है ना, हर वार्ड में बैठते हैं, तो एल वार्ड अपना नजदीक है, तो एल वार्ड की आप जानकारी लीजिए। ओके। हर वार्ड में ऐसे लोग बैठते हैं, तो किसी का भी अंधेरे में काम है तो उसको अंधेरे भेज देने का एडमिशन बना के, किसी का दादर में भेज देने का, किसी का भांडू में भेज देने का। थ्योरी एक ही है कि अपने पास जो नजदीक का अधिकारी से नॉलेज ले लीजिए, लेकिन मिलेगी मैं फला एनजीओ है वो सब बताएगा आपको क्या क्या अपना स्कीम है, क्या क्या काम चालू है, तो आप उसको बता सकते हैं, है ना। लेकिन आपको जाना पड़ेगा। ये बड़ी देखने का कितना बेनिफिट आ रहा है? हाँ बेनिफिट जो किसी का गरीब का रहेगा। हाँ वही, क्योंकि वो कैसा है कि स्कीम्स तो बहुत है मगर पब्लिक जनता तक का वो लेकिन स्कीम आपको- मालूमात है ही आपको जाना चाहिए नहीं। ना, और प्लस बताएंगे जो अभी नहीं, बट जो मिल भी रहा है तो वो सीमित लोगों को मिल रहा है, जो जिनका अधिकार उन तक का पहुंच नहीं रहा है वो चीज। लेकिन देखो जिसको चाहिए उसने भी जाना चाहिए ना वैसा। नहीं, जनता तक ये मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है। भाई आप के लीजिए, नॉलेज लीजिए, हाँ। और वो आप लोगों को पहुंच चाहिए, बस बस यही है। तो आप जाके अधिकारी को मिल लीजिए, तो तकलीफ हो मुझे फोन करो, मैं बोल ये दूंगा। बात मेन है। समाज विकास अधिकारी को मिलना हाँ, स्कीम्स मालूम पड़ेगी। बढ़िया काम करो, देखना। आपको इसको तकलीफ हो तो मुझे क्या फोन करो, सरकार का बहुत बड़ा सवाल। आप उधर तो मुझे फोन करो, मैं बोल दूंगा उसको अखिल भाई आ रहे, उनको सब आइडिया दे दो, है ना, मैं मदद कर दूंगा, ठीक है। अखिल भाई आप अखिल भाई आप भी आइए, थैंक यू। अरे करो ना, अच्छा एक प्रैक्टिकल वाले डालो तो मजा आएगा, तो ऐसा नहीं ना कंप्लीट करना ही करना। समाज के लिए सब काम करना चाहते हैं, इसीलिए आज वो जुड़े हुए। जी अखिल भाई जाओ ना तुम। इधर इधर पीछे ना, आइए आइए, सब आ जाएगा, आइए। हाँ आ रहे सब आ रहे। अकबर, ऊपर भाई अखिल आ गया। अखिल भाई अखिल भाई आ गए। नहीं तुम नहीं दिख रहे, अखिल भाई तुम नहीं दिख रहे। हाँ चलो ठीक है, ओके।